आप जैसे कारगिल वॉर के टाइम पर वहीं पर थे, कारगिल वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी? इंटेलिजेंस फेलियर था भारत के द्वारा और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये कारगिल ऑपरेशन जनरल परवेज मुशर्रफ जब हुआ करते थे, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर जनरल नवाज शरीफ को भी ये नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। कोई ऐसा पल रहा होगा आपको लगा कि अब तो वापस लौटना मुश्किल है? ये जो लड़ाई थी ये बड़ी इंटेंस थी। पाकिस्तान ऑलरेडी ऊंची जो हाइट्स थी, चोटियों पे बैठा हुआ था, हमारी पोस्टें नीचे थी। कारगिल में देखिए वहाँ पेड़ नहीं है, तो केवल आड़ जो आपको लेनी पड़ती है वो पत्थरों के पीछे से है। कोई सोल्जर शहीद हो जाता है तो उस दर्द को एक ऑफिसर कैसे हैंडल करता है? लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ उन्होंने बहुत ही दर्दनाक उनके शरीर को छत विच्छत किया। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। जब कई पाकिस्तानी सैनिकों का पोस्टमार्टम किया तब उनको, जब जिनकी लाशें वो लेके नहीं गए, तो उनके पेट में से घास निकली। तो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने सैनिकों को ऐसा ट्रीटमेंट दे सकता है। इस टाइम पर अगर भारत की पाकिस्तान या चाइना से युद्ध हो तो 1999 का भारत और आज के भारत में क्या डिफरेंस होगा? जी, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इसमें क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ स्ट्रॉन्ग हाथ रहा? तो ऑपरेशन सिंदूर अभी कंक्लूड हुआ है, या आपने देखा कि किस तरह से भारत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रिसीशन टारगेट्स को हमने एंगेज किया। हर हिंदुस्तानी को किस एक फौजी के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? हर यंगस्टर को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमें किस देश से सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो कि एक कारगिल वॉर के हीरो हैं। एक ऐसे फौजी जिनके लिए देश सेवा सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, परिवार की परंपरा है। जी हाँ, इनके परिवार से 17 मेंबर्स ने आर्मी में अपनी सेवा दी है और ऑफिसर ग्रेड पे। इस अनोखी विरासत की वजह से इनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनर्ड हो गया है आपको यहाँ पर पाकर। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, आई कांट टेल। क्योंकि मैं देश से, मुझे भी उतना ही प्यार है जितना कि एक फौजी को होता है, लेकिन आप लोगों के सामने जो है हर बार सैल्यूट करने का मन करता है। एक रिस्पेक्ट अलग होती है हर फौजी को लेकर, और जिस तरह से आपका तो पूरा परिवार ही इस काम में लगा है, दिस इज रियली रिमार्केबल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और जिस तरह के कंट्रीब्यूशन, बिकॉज मैं आपके जितने भी पॉडकास्ट वगैरह हैं या जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको मैं देखता रहता हूँ, एंड यू आर डूइंग ए ह्यूमन सर्विस फॉर द सोसाइटी। एंड देश को अगर एक्सटर्नल उनसे हमलों से अगर कोई बचाता है तो एक सैनिक बचाता है, लेकिन अगर देश को कोई सुदृढ़ बनाता है तो वो आपके जैसे लोग हैं, वेदर यू कॉल देम एज कॉर्पोरेट लीडर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स, और विच एवर नेम यू वांट टू गिव, but your contribution is also very Thank you so overwhelming. much, sir. Yeah. I'm honored. Thank you so much. सर, आप जैसे कारगिल वॉर के टाइम पर वहीं पर थे, आपने बहुत कुछ देखा। हम लोगों को तो पता चल रहा था, सारी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन आपने तो सब कुछ अपने सामने विटनेस किया, सब कुछ फील किया, बहुत कुछ झेला उस टाइम पर। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि कारगिल वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी? जी देखिए, जब भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए जी, तो 1947 में आपने देखा होगा कि कश्मीर हमेशा एक मुद्दा रहा है। क्योंकि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए तो पाकिस्तान ने कबायलियों के रूप में कश्मीर के ऊपर हमला किया जी, और वो कामयाब नहीं हुआ। हालांकि उस समय कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और महाराजा हरी सिंह वहाँ के सरबराह थे। तो जब उन्होंने भारत से इमदाद मांगी तो उस समय भारत ने अपनी सेनाएं भेजी और कश्मीर का विलय भारत में हुआ। सन 65 की लड़ाई में फिर पाकिस्तान ने अखनूर जो डैगर है, अखनूर बल्ज है, वहाँ से कोशिश की कि वो कश्मीर को अलग करे, लेकिन वहाँ भी उसको सफलता नहीं मिली, उसको हार का सामना करना पड़ा। सन 71 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, बांग्लादेश और उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो ये कारगिल ऑपरेशन आप ये देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ जब हुआ करते थे, जब वो ब्रिगेडियर थे तो उस समय सियाचिन में पोस्टेड थे,
तो उनकी हमेशा ये तमन्ना थी कि साहब कोई ऐसा ऑपरेशन मैं करूं जिससे कश्मीर को मैं इंडिया से अलग कर सकूं। और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम कोह पैमा रखा, मतलब कोह अच्छा। कोह मीन्स माउंटेन, पैमा मीन्स पैमाइश। ओके। ठीक है, ऑपरेशन बद्र भी बोलते हैं इसको। जी। और उन्होंने बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने प्राइम मिनिस्टर जनरल नवाज शरीफ को भी ये नहीं बताया कि साहब अच्छा। हाँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, जनरली आर्मी में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होता है जो सारे ऑपरेशंस या लड़ाई जो है उसको प्लान करता है। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर रज़ा थे, तो उनको भी इस बात का इल्म नहीं था, उनको बताया नहीं गया था कि साहब हम क्या कर रहे हैं। इनिशियली पाकिस्तान ने 10 पोस्ट लेने का सोचा था। जनरली क्या होता है, क्योंकि मैं उस इलाके में पोस्टेड रहा हूँ, इनको विंटर वेकेटेड पोस्ट कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ती है वहाँ कि आप वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते, रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो वहाँ जो बंकर होते हैं उनको ढोक बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अक्टूबर के महीने में वहाँ से हम मतलब पाकिस्तान भी अपनी पोस्ट छोड़ देता था, हम भी छोड़ देते थे और पीछे आ जाते थे। जी। तो ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों में। जी। और वहाँ जो गुर्जर और बकरवाल हैं, वो लोग उन ढोक में जाके अपना मवेशी वगैरह के साथ रहते थे। तो हम अपना राशन पानी, लकड़ी, मिट्टी का तेल वहीं छोड़ाते थे, जिससे वो एक तो मेंटेन रहती थी पोस्ट, जी। जी। और हाँ। वो हमारे लिए इंटेलिजेंस का काम भी करते थे। राइट, समझ गई। जी। हाँ। तो जब उन्होंने इस तरह की खबरें दी इंडियन आर्मी को आके कि भाई जो उस तरफ जो गुर्जर बकरवाल रह रहे हैं वो हमारी बिरादरी के नहीं लग रहे, या वो हमें शक है उनके ऊपर। अच्छा। लेकिन इंडिया का ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा कि उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी, इस पे ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने एक नहीं 2-3 मरतबा इस बात का जिक्र किया। फिर उसके बाद एक पेट्रोल भेजी गई, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। पेट्रोल जनरली फ़ौज में भेजी जाती है जब हमें कोई चीज़ पता करनी हो कि दुश्मन की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी नफरी है, क्या हथियार हैं, कितनी तादाद में है दुश्मन। तो जब इन्होंने फायर किया उन पोस्टों पे, तो वहाँ से मशीन गन का फायर आया। तब पता लगा कि साहब दुश्मन तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है और बड़े बड़े हथियार लेके बैठा हुआ है। और उस पेट्रोल को पाकिस्तान ने एम्बुश किया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ उन्होंने बहुत ही दर्दनाक उनके मतलब उनके शरीर को छत विच्छत किया, बहुत बुरा हाल बहुत किया बुरा। गया था। जी। उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ 4 और 5 मई की रात को। बाद में ये पता लगा कि साहब ये एक लोकल एक्शन नहीं है, ये तो एक फुल फ्लेजेड वॉर है। तब जाके सरकार से परमिशन ली गई, फिर ये ऑपरेशन प्लान किया गया। ओके। जी। तो ये बहुत ही कितना लंबा टाइम चला था? ये देखिए 4 और 5 मई की रात को चला और जी। 26 जुलाई को सीज फायर डिक्लेयर हुआ। जी। 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 और उसमें ये था कि पाकिस्तान ऑलरेडी ऊंची जो हाइट्स थी, चोटियों पे बैठा हुआ था, हमारी पोस्टें नीचे थी। नीचे थी, ये तो आप लोगों के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी था, डिसएडवांटेज। बहुत सा। और नेशनल हाईवे जो था उसमें जी। से कोई गोला बारूद, कोई राशन, कोई रसद पाकिस्तान अलाउ नहीं करता था, क्योंकि डायरेक्ट फायर करता था। तो कॉन्वॉय रात को वहाँ चलाने पड़ते थे, और माउंटेन्स पे रात को कॉन्वॉय चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिस्की हो। बहुत रिस्की होता है। जी। तो लेकिन फिर भी भारत ने मतलब अपनी जो रसद थी उसको पूरा किया गया। पाकिस्तान ने एक हमारा एमिनेशन डंप था वहाँ लद्दाख में, उसको उड़ा दिया, तो गोला बारूद की वहाँ क्राइसिस हो गई। लेकिन भारत ने अपने आप को संभाला, जी। और आप देखिए 4 और 5 जुलाई को ये ऑपरेशन शुरू हुआ। 12 जुलाई को भारत को पहली कामयाबी वहाँ हासिल मिल गई थी। वाह। जी। जी, बिल्कुल। बहुत से ऐसे नाम हैं जो निकल कर आए थे उस टाइम पर, जिनके बारे में सुनकर जी। हमें प्राउड फील जी। होता था बहुत। और फाइनली जो वहाँ पर हमें जीत मिली थी, वो हमेशा याद रहेगी। लेकिन सर, इस पूरे बैटलफील्ड में जब आप थे, तो कोई ऐसा पल भी रहा होगा आपके भी मतलब जर्नी में, उस कारगिल वॉर वाली जर्नी में, जब आपको लगा कि अब तो वापस लौटना मुश्किल है, जी। जिंदा लौटना, कुछ ऐसा हुआ था तो बताएं हाँ आप। बिल्कुल, देखिए ये जो लड़ाई थी ये बड़ी जी। इंटेंस थी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब प्लेन्स में लड़ाई होती है तो आपका 1:3 का रेशियो होता है। अगर दुश्मन 100 की तादाद में है तो आपको 300 सैनिक चाहिए। पहाड़ों में ये रेशियो 9 गुना हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर दुश्मन 100 में है तो हमें 900 सैनिक चाहिए। जी। और ख़ासकर जब वो पहाड़ियों पे, चोटियों पे बैठा हो, तो वहाँ से वो इस तरह से फायर लाता था कि हमारे जितने हमने ऑपरेशन किए, हमले बोले, वो कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि कारगिल में देखिए वहाँ पेड़ नहीं है।
तो केवल आड़ जो आपको लेनी पड़ती है वो पत्थरों के पीछे से है, ओके, और बिल्कुल डायरेक्ट फायर में हैं आप, और डायरेक्ट उसके ऑब्जर्वेशन में हैं आप दुश्मन के। तो ये जो लड़ाई है इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो यंग लीडरशिप को जाता है, क्योंकि जो यंग ऑफिसर्स थे उन्होंने इतना अदम्य साहस दिखाया। क्योंकि आप ये देखिए, जहाँ भी ऑपरेशन हब लॉन्च करते थे वो हमारे ऊपर गोले बरसाता था, एयर बस्ट फायर करता था। तो अच्छा, दूसरा कवर लेने की कोई जगह नहीं थी, उसको पता लगता था कि दुश्मन हमला करने आ रहा है। तो इसको करते हुए हमारे जो सैनिक थे उन्होंने ऐसी रणनीति प्लान की, एक ह्यूमन वेव सी बनाई कि हमें ये पोस्ट हमेशा लेनी है। हालांकि आर्टिलरी, बोफोर्स गन काफ़ी कामयाब गन रही वहाँ, जब दुश्मनों के बंकर्स को उनको बर्बाद किया गया। लेकिन हाँ, हर सैनिक ये चाहता है कि उसके जीवन काल में उसे एक बार मौका मिले युद्ध में जाने के लिए। तो वहाँ जो हमारे यंग लीडर्स थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे, चाहे वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स थे या जवान थे, वो दे वर रेयरिंग टू गो इन द बैटल। लेकिन हाँ, उस समय एक ऐसा उन्माद आपके दिमाग में रहता है, तो आपको केवल देश और देश ही दिखाई देता है, या अपनी पलटन की जो इज्जत है वही दिखाई देती है। बहुत खूब, जी। बहुत खूब। आपकी बातें सुनकर ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि पता चल रहा है कि हम हमेशा सोचते हैं आर्मी के लिए, ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन एक आर्मी का इतना बड़ा हीरो हमारे सामने बैठकर इस तरह की बातें करे तो अलग ही मज़ा आता है इस बात का। जैसे आई मीन हम स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत बार देखा, वो शहीद हो गया, विक्रम बत्रा का देखा, बाकी भी सौरभ कालिया का पता नहीं कितनी बार हमने सुना। तो ऐसे जब कोई सोल्जर शहीद हो जाता है तो उस दर्द को एक ऑफिसर कैसे हैंडल करता है, जी। क्योंकि उसे खुद भी हैंडल करना है, आगे भी बढ़ना है, आगे पूरा युद्ध पड़ा है, किस तरह से ये सारा, मतलब एक वो फिजिकली भी लड़ना है, इमोशनली भी लड़ना है, बिल्कुल। दिस इज नॉट इजी। जी। आप लोग किस तरह से करते हैं हैंडल? देखिए, हम लोग, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया पूनम, जी। क्योंकि आप ये देखिए कि जो आर्मी ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ देखिए जब सिलेक्शन होता है तो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। ओके। किसी भी सर्विस में 5 दिन का इंटरव्यू नहीं होता है। जी, ठीक है, 5 दिन उसकी साइकोलॉजी, उसकी टीम वर्क, या उसकी ग्राउंड में जो काम करने की क्षमता है, और उसके जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, उन सबको टेस्ट किया जाता है। तो हमें एक मुकम्मल पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है, एक ऐसा लीडर जो लोगों को लड़ाई में लीड कर सके। क्योंकि लड़ाई में जब आप आदेश दे रहे हैं जी, तो जवानों को मालूम है कि साहब सामने से गोली आ रही है। जी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि साहब हम मॉल में चलते हैं, वी विल हैव a गुड पार्टी एंड कम बैक। यस, या यू आर टेलिंग देम दैट यस, एंड यू डोंट नो हाउ मेनी विल कम बैक। वेरी ट्रू। ठीक है, इट्स तो नॉट। या इट्स नॉट वेरी। लेकिन हमारे यहाँ जो मतलब जो यूनिट्स होती हैं, जो रेजिमेंटेशन है, या जो आपका लगाव है, वो जीवन भर का है। कहते हैं ना, वी आर मैरिड टू दी ऑलिव ग्रीन। ठीक है, जो हमारी यूनिफॉर्म है उसके साथ, क्योंकि यूनिट में हर बंदे से आपका ऐसा जुड़ाव रहता है कि कोई भी सैनिक, मतलब चाहे वो सिपाही हो या मतलब कमांडिंग ऑफिसर हो, उनकी इस तरह की बॉन्डिंग रहती है कि वो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। और ऑफिसर को वो ट्रस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑफिसर्स का जो क्रीडो है वो ये कहता है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट। सर्वोपरि देश है। सेकेंड कम्स द मेन और द पर्सन यू कमांड। यस, जिनको आप कमांड कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनका कंफर्ट और उनकी सेफ्टी। जी, एज एन ऑफिसर आपकी अपनी सेफ्टी, अपना कंफर्ट और अपनी सिक्योरिटी हमेशा लास्ट आएगी। तो जब ये क्रीडो, जिस सिद्धांत पे आप काम करते हैं, तो आपका जवान आपके लिए जान देने को न्यौछावर रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो मेरे ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया है, ये सबसे बेस्ट डिसीजन है जी। इन द नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल। जी। तो फिर भी जैसे कोई आपके सामने शहीद हुआ तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ होती हो, हाँ बिल्कुल। उससे कैसे एकदम टैकल कर लेते हैं? मतलब टाइम नहीं लगता है उस चीज को मतलब हम लोगों को तकलीफ हो रही होती है, जी आप जी लोग तो सामने जी जी देख जी रहे होते हैं। देखिए, इसमें Yes, कोई शक नहीं, जी। जब भी आप किसी जवान को जी, या किसी ऑफिसर को या जेसीओ को आप खोते हैं, जी, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि कई वर्ष लगते हैं एक सैनिक को उस बॉन्डिंग को तैयार करने में।
एंड लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, कारगिल का ही है। एक जी श्याम सिंह लड़का था जी राजस्थान जी का। जी। तो जब हम लोग हमले के लिए जा रहे थे, वहाँ पलटन जा रही हाँ थी, जी। तो वो दुश्मन करीब 400-500 गज दूर था और वहाँ से फायर आया। तो जब आप धावा बोलते हैं तो आप एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में होते हैं। तो सब तो एक किसी की रोने की आवाज़ आई। तो जब रोने की आवाज़ आई तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि साहब श्याम सिंह एक लड़का है। जब मैंने कहा भाई इसको चुप कराओ, क्यों, क्या हो गया? तो वो कहने लगा कि साहब लगता है शायद मैं मर जाऊंगा लड़ाई में। और बिल्कुल यंग लड़का था, करीब 20-21 वर्ष का। तो मैंने कहा चुप हो जाओ, अभी बाद में सुबह ही पता लगेगा कौन बचता है कौन मरता है। उसके बाद फिर वो रोने लगा। तो मैंने कहा भाई या तो तुम शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हें शांत करना पड़ेगा। तो उसके बाद और उसको बोला कि भाई आप पीछे से बेल्ट पकड़ लीजिए, क्योंकि गोली आगे से आएगी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और उसका कहना था कि साहब मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ सो बच्चा था। तो जी। उसके बाद जब सुबह ऑपरेशन करीब 4 साढ़े 4 बजे ख़त्म हुआ, तो जब हम कैजुअल्टीज़ का हिसाब लगाते हैं कि कौन शहीद हुआ कौन घायल हुआ, तो सबसे पहला नाम श्याम सिंह का आया था। ओह माय तो गॉड। लेकिन हाँ, जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई तब हम उसके गांव गए और उसकी वाइफ से मिले। उसकी वाइफ को बताया मेरी कि ना, हाँ। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं सुन तो के। हमने उसको बताया उस बेटी को कि जी वो कितना तुमसे मोहब्बत करता था, कितना प्यार करता था। फिर पलटन ने उसको, रेजिमेंट ने उसको पढ़ाया। वो इन्फोसिस में आज काम कर रही है। अच्छा। जी। तो ओके। हमारे यहाँ मतलब ये नहीं है कि साहब ये 9 to 5 जॉब नहीं है। जी इट जी इट इज़ ए जी। इन्वॉल्वमेंट। हाँ या हाँ। इट्स लाइक ए फैमिली बॉन्डिंग। यस या यस, मैं बहुत इमोशनल बंदी हूँ। मुझे एकदम तकलीफ हुई सुन के कि वो रो रहा था और बेचारा या फाइनली। तो कारगिल की कोई और भी ऐसी कहानी है सर जो आप हमारे साथ शेयर करें, जो अभी तक किसी ने सुनी ना हो? बिल्कुल, बिल्कुल। जी नहीं, कारगिल में देखिए इस तरह के कई वो थे। अब जी मैं जी आपको एक ये वाक़या बताता हूँ कि एक हमला था। जी तो उसमें हम लोगों ने प्लान किया था कि हम 8 साढ़े 8 बजे हमने जी हमले की तैयारी की जी। और 2 ढाई बजे रात तक कोई हमें सफलता नहीं मिली उस ऑपरेशन में। क्योंकि दुश्मन बदस्तूर फायर कर रहा था, बिल्कुल। एयरबस फायर कर रहा था और भी। तो ढाई 3 बजे एक कैप्टन साहब मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि साहब सर हमारे पास बहुत ज़्यादा गोला बारूद और बुलेट्स नहीं बची हैं, और 2 ढाई घंटे का अंधेरा रह गया है और जैसे ही सुबह होगी जी तो ये पाकिस्तान को मालूम है कि हम यहीं छुपे बैठे हैं, जी तो हमको वो चुन चुन के मारेंगे। तो मैंने कहा क्या रिकमेंडेशन है तुम्हारी? तो वो कहने लगा कि सर बलिदानी अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो मदद है या रसद जो आनी है वो आएगी नहीं कल शाम तक, और न ये आने देंगे। तो मेरे पास 2-3 विकल्प थे कि या तो मैं पीछे फ़ोन करता या वायरलेस मैसेज भेजता कि भाई आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो आंसर वही आता कि भाई कल शाम तक ही आ पाएगी, तब तक जी आप वहाँ छुपे रहिए। छुपने पाकिस्तान देता नहीं। ठीक है। तो एज ए यंग ऑफिसर मेरे पास यही चॉइस थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लड़कों को इकट्ठा करिए और धावा बोलते हैं। तो हमारा एम ये था कि जितनों को मार सकें मार लेंगे, क्योंकि शहीद तो हमने भी होना है। तो उसके बाद एक लड़का था, उसमें एक सिपाही था, तो उसने कहा कि सर मेरा एक सजेशन है। तो मैंने कहा क्या? क्योंकि जब भी आप हमला बोलते हैं तो अपनी जो रेजिमेंट होती है उसका एक युद्ध घोष ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिससे आपके अंदर जोश आए। जोश। जी। जी तो उसने कहा कि सर हम जो पाकिस्तान की जो पलटन है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, हम उसका युद्ध घोष बोल के लड़ाई में धावा बोलेंगे। तो मैंने कहा बेटा तुझे उसके युद्ध घोष से जोश आएगा क्या? उसने कहा नहीं सर, मैंने अभी वायरलेस पे इंटरसेप्ट देखा है, पाकिस्तान ने भी रसद मांगी है और अंधेरा था, दिखाई कुछ देता नहीं है जब लड़ाई होती है। तो उसने कहा कि सर ट्राई करके देखो। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने कहा बात में दम तो है इसकी। उससे क्या फायदा होता? उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने ज़ोर से 3-4 बार चिल्लाया नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। तो पाकिस्तान ने ये समझा कि उनकी जो रीइंफोर्समेंट है, उनकी जो मदद है वो आ गई है। उन्होंने फायर बंद कर दिया। उन्होंने गाइड भेजे हमारे लिए। उन गाइड्स को हमारे जो स्काउट्स थे उन्होंने मारा पकड़ के, और उनके हथियार छीन के हमने पहला जो उनका बंकर था उस पे वाओ। कैप्चर किया। तो कहने का मतलब है कि टीम में एक चाहे वो छोटा सिपाही क्यों ना हो, कोई भी आदमी ऐसी इनपुट दे सकता है जिससे आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और उस अमेजिंग। जवान की वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ जी और उसको बाद में रिवॉर्ड भी सरकार ने दिया। बहुत तो खूब। टीम में सभी चीज़ मतलब सभी मेंबर बराबर हैं।
इसमें ये नहीं है कि साहब मतलब अगर मैं सीनियर हूं तो मैं ही राइट हूं, राइट, बिकॉज टीम में एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट, बिल्कुल एंड इसकी वजह से हम वो पोस्ट सुबह 8 बजे तक उसको फतेह कर फतेह सके। कर पाए, उस पे कब्जा हो गया या था। अमेजिंग। मतलब हर जीत के साथ में खुशी हमें बिल्कुल मिली, बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश को मिली थी, बिल्कुल ये बात तो जी मानने वाली है, बिल्कुल। सो अब आपके हिसाब से कारगिल जो थी वो सिर्फ एक वॉर थी या एक लीडरशिप का टेस्ट था? नहीं, बिल्कुल यकीनन लीडरशिप का टेस्ट था, और जी खासकर जो हमारे यंग लीडर्स, जी क्योंकि आप देखिए 543 जो हमारे जवान्स या जो ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए, जी और ज़्यादातर जो शहीद हुए वो यंग लीडर्स थे, वो बच्चे थे, कोई जी 20 साल का, कोई 21 साल का, कोई 24 साल का, कोई 26 साल का, तो इस तरह के थे। तो ये बताता है, बल्कि मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा कि भाई अगर आप स्वतंत्रता संग्राम भी देखें तो वहाँ भी आप देखिए जितने जो रिवोल्यूशनरीज थे या जितने लोगों ने भारत के लिए एक चेंज लाया, वो सारे यंग लोग थे। और बिल्कुल कारगिल में भी वही हुआ, चाहे आप बिल्कुल कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, मनोज जी पांडे की बात करें, संजय कुमार, राइफलमैन योगेंद्र सिंह, जी कैंगरूज, हनीफुद्दीन, कई इस तरह के नाम हैं। बिल्कुल तो हाँ मतलब उन बच्चों ने ये साबित किया कि किस तरह से आप मतलब देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करके कर जा सकते हैं। बहुत और खूब कई लीडर्स को तो इस बात का आभास था, जैसे मनोज पांडे ने कहा था कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, अगर मौत भी आ गई तो मैं मौत से भी कहूंगा कि मेरा थोड़ा इंतजार करना, मैं ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने के बाद तुमसे मिलूंगा। बहुत खूब और वही उन्होंने साबित किया। बहुत खूब। जी सो जैसे बोला जाता है सर कि आर्मी वाले रोते नहीं जी हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा मौका आया कि आप भी टूट गए थे? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब आप ये देखते हैं कि आपके साथी शहीद हो रहे हैं, ठीक है, आपने उनके साथ एक मतलब कंसीडरेबल टाइम बिताया है, एक जी बॉन्डिंग रही है, जी तो यकीनन एज ए लीडर आपको बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो देश के लिए बहुत ज़्यादा और कंट्रीब्यूट कर सकते थे। जी तो दिल तो पसीजता है, लेकिन ये है कि आपको यू हैव टू कलेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि आपके आगे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रहता है कि जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल माने नहीं रखता, देश के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो माने रखते हैं। सो सर आपके लिए तो ये भी एक गौरवशाली टाइम रहा क्योंकि आपके फादर भी आपके साथ में थे जी कारगिल जी वॉर में, जी तो कुछ उससे जुड़ी कोई बात बताइए। जी मैं मथुरा में पोस्टेड था उन दिनों, तो अच्छा मैं पीटी करके सुबह आया ही था, तो चाय पी रहा था लॉन में बैठ के, तो मेरे सहायक ने मुझे आके बताया कि साहब किसी जनरल साहब का फ़ोन है। तो मैं गया, हाँ जी सो मैंने उठाया तो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, तो मैंने आवाज़ सुनी तो पता लगा फादर का फ़ोन है। जी तो उन्होंने कहा कि साहब आपके लिए खुशखबरी है। तो मेरा कहा, मुझे प्रमोशन की भी उन दिनों एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। जी जी तो मैंने कहा कुछ ऑर्डर्स आए हैं क्या? कहते नहीं, उससे भी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, दैट यू हैव बीन पोस्टेड टू कश्मीर। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कब जाना है? ये तो कहते हैं परसों जाना है आपको। हम्म। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा परसों तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी क्या, मैं कैन आई गो एंड मीट माई ग्रैंड मदर हु स्टेइंग इन आगरा, बिकॉज मथुरा से ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दिस इज़ समथिंग वेरी अर्जेंट, और आपको अभी हैंड ओवर करके निकलना पड़ेगा, और डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर माई मदर, यू लुक आफ्टर मदर इंडिया। एंड फिर मैं उसी दूसरे दिन हैंड ओवर जी करके मैंने कश्मीर रिपोर्ट किया। तो ये बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि आपको इस तरह के जो ऑर्डर्स आपके फादर ने दिए, और मतलब और हर सैनिक ये चाहता है कि भाई उसे ज़िंदगी में एक बार किसी युद्ध में भाग लेने का मौका मिले। और वो भी इतने बड़े, जी, और जहाँ भारत ने जीत जीत हासिल हासिल की। जी, अमेजिंग। जी, सो सर अगर आज के टाइम में आप अपने 25 साल के विनोद दत्ता को एक कोई मैसेज देना चाहें, जी। क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, मैं तो यही लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जी कि नाम, नमक और निशान। पहली बात, आप यूथ को ये कहना चाहूँगा या लोगों को कि जो भी है, आपकी चाहे फैमिली है या सोसाइटी है या आपकी रेजिमेंट है या पलटन है, उसके नाम के लिए आपको सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। दूसरा होता है नमक, दैट इज़ इंटेग्रिटी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसके
प्रति 100% इंटेग्रिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा है निशान। जिस भी झंडे के नीचे आप चाहे युद्ध लड़ रहे हैं या सर्व कर रहे हैं या उस देश को बिलोंग करते हैं, तो आपको पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। तो मेरा यही लोगों से यही अपील है, जी। यही विनम्र उनसे विनती है कि आप इन 3 शब्दों को हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखें, नाम, नमक और निशान। जी। जी। तो ये कारगिल वॉर कौन से ईयर में हुआ था? 1999 1999 में हुआ था। तो सर अगर इस टाइम पर अगर भारत की पाकिस्तान या चाइना से युद्ध हो, तो 1999 का भारत और आज के भारत में क्या डिफरेंस होगा? जी, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 90 ये 27 साल में भारत 27 साल बहुत में बदल गया है। बिल्कुल, एक दौर बदल गया है। दौर बदल गया। बिल्कुल। 1999 कारगिल में आपको याद होगा जनरल वीपी मलिक सेनाध्यक्ष होते थे। जी। उस समय पाकिस्तान ने अच्छी तैयारी की हुई थी। उन्होंने काफ़ी असला खरीदा हुआ था। उन्होंने, हम बंकर बोलते हैं, वो संगर बोलते हैं। उन्होंने संगर वगैरह अपने अच्छे तरह से बनाए थे। 8-8 महीने का राशन और गोला बारूद उसने वहाँ जमा कर रखा था। हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं था। जी। ठीक है, थोड़ा-सा हम लोग सरप्राइज़ हमारे लिए था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये कहा था कि वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सरमाया, जो सबसे बड़ा कैपिटल है, वो है हमारा सैनिक, जी। हमारी मिलिट्री लीडरशिप। जी। तो वहाँ क्योंकि सामान, इक्विपमेंट न होते हुए भी, लेटेस्ट इक्विपमेंट न होते हुए भी, भारत के जवान, भारत के ऑफिसर्स, भारत के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स उस जोश से लड़े कि उनको केवल अपना देश ही दिखाई दे रहा था, अपना ऑब्जेक्टिव या अपना मिशन ही दिखाई दे रहा था। जी, तो बिल्कुल। मेरा ये था कि भाई जो इक्विपमेंट हमें चाहिए फ़ौज को, वो सरकार को मुहैया कराना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में कुछ फ़र्क है, अब मतलब अब जैसे कुछ बेटरमेंट हुआ है बिल्कुल 1999 और काफ़ी, क्योंकि जी। 1919 के बाद सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, जी। जिसमें उन्होंने कई सुधार बताए थे कि ये सुधार होने चाहिए। जी। लेकिन सरकारों ने करीब तकरीबन 15-20 साल ले लिए उनको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंक्लूड ओह हुआ है। यस! या आपने देखा कि किस तरह से भारत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत एक ऐसा निर्णायक युद्ध पाकिस्तान को बताया, जिसमें प्रिसीशन टारगेट्स को हमने एंगेज किया कि हमने केवल आतंकवादी और उनके मरकज़, उनको बर्बाद किया। बिल्कुल। किसी बगल वाले की खिड़की को भी इनोसेंट। कोई बिल्कुल। नुकसान नहीं पहुंचा। जी। उनके 9 एयरफील्ड हमने बर्बाद किए। हमारे यहाँ एक भी उनके जो मिसाइल्स थे या जो और उनके अटैक के वो थे, वो बहुत ज़्यादा हमारे डिफेंस को भेद नहीं पाए। जी। तो ये एक अच्छी मतलब शुरुआत है। इंडिजनाइजेशन भी काफ़ी हुआ है। सरकार ने भी काफ़ी इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया है, उसको किया है। हालाँकि अभी भी, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो अभी भी देयर इज़ लॉट टू बी डन। बट जी। येस, गवर्नमेंट हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड वी आर इन अ बेटर पोजीशन एज़ कंपेयर टू राइट। 1999। तो आपको कहीं लगता है इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसका, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने भी कुछ अच्छे डिसीजंस लिए, जी। जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन जी। हुआ था, वो हम सभी ने उसको अभी इस टाइम पर देखा है, वो सबसे लेटेस्ट हमने जी। सबने उसको विटनेस किया है। सो इसमें क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ स्ट्रॉन्ग हाथ रहा, या मतलब ये जो हमारी आर्मी है ये अपना फ्री एंड काम करती? नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का यकीनन पॉलिटिकल, क्योंकि जितने भी इस जी। तरह के होते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। जी। सेना तो एपॉलिटिकल है। जी। वो किसी पार्टी विशेष या किसी किसी की नहीं। सरकार विशेष के लिए काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक। वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर काम करती है। जी। तो यकीनन अभी काफ़ी प्रोक्योरमेंट हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो काफ़ी मतलब सरकार ने कदम उठाए हैं कि हमें इंडिजिनाइजेशन, हमें अपने देश में हथियार बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए, हम 2026 का वॉर 1971 के इक्विपमेंट से नहीं जीत सकते या 1999 के इक्विपमेंट से नहीं जीत सकते, जैसा आपने अभी कहा। तो बिल्कुल। हमें टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा जी। और हमें इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना होगा। बढ़ावा देना होगा। बहुत खूब। तो सर आपको क्या लगता है कि, थोड़ी सी मेरी ये बात अलग हटकर है, कि आज के टाइम में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा है? जो बॉर्डर के पार बंदूक लेके खड़ा है, या जो हमारे हाथ में है, ये जो हमारे फोन्स है उसमें छुपा हुआ जी। वो दुश्मन जो हमारी आइडेंटिटी चुरा रहा है हर पल?
बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये देखिए जो बाहर दुश्मन खड़ा है वो विज़िबल है, जी। वो आपको मालूम है कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन जिस तरह से बाकी के जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, जी। वो जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरह से वो हमारे सिस्टम में घुस रहे हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। तो हमें उसके ऊपर बड़ा जागरूक रहने की बात है, क्योंकि आजकल आपको फिज़िकल अटैक की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, किसी यूनिट में घुस सकते हैं और बहुत बड़ा डैमेज आप मतलब उस यूनिट को पहुंचा सकते हैं या उस ऑर्गेनाइज़ेशन को पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है ये हमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। तो आज अगर आपको एक दिन के लिए देश का सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया जाए, तो आप क्या पहले 3 डिसीज़न्स लेंगे? देखिए देखिए सबसे पहले डिसीजन लिया जाएगा कि जो ये आतंकवाद की घटनाएं हैं, जी। यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका काडर रिक्रूटमेंट है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि किसी देश का इसमें हाथ है, तो इमीडिएटली हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि हमें यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा, जी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि देखिए 2.5 करोड़ पॉपुलेशन हर साल ऐड हो जाती है, एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है। तो जिस देश में एक देश हर साल ऐड होता जाए, तो हमें लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो दुश्मन है वो ऐसे मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनको टैप करने की कोशिश करता है, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। जी। तो एक तो यूथ को एम्पावर करना चाहिए, दूसरा टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए और तीसरा जो हमारी सेना की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको मतलब टॉप प्रायोरिटी पे हमें सेना को फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा अब कोई नहीं है। क्योंकि आज आप देखें जो सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स इंडिया के इर्द गिर्द हैं वो इंडिया के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। सर, आपने जैसे यूथ की बात करी, तो मेरे दिमाग में एकदम एक सवाल आया, क्योंकि हमने बचपन से आर्मी को ना एक तरह से पूजा करी है जी, हमने आर्मी की, जी, क्योंकि हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट हमारी पेरेंट्स ने डाली, हम स्कूल्स में गए, जहाँ भी हमने शिक्षा ली, मतलब आर्मी के लिए एक अलग ही स्थान रहा है। और आप लोग हमारे देश की रक्षा, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम चैन से सो पाते हैं। आप लोग युद्ध लड़ रहे होते हैं रात दिन, हम लोग जो होते हैं आराम से अपने बिस्तरों पर सो रहे होते हैं। तभी हमारी देश की एक लड़की निकल कर जब वो बोलती है, तो सर तकलीफ होती है जब वो एक मिडिल फिंगर दिखाती है आर्मी को, जी, कि आर्मी जो है वो सत्ता के लोगों के लिए है, जी, हमारे लिए नहीं है। जी। तो आई रियली फेल्ट सो बैड। मुझे लगा कि इस लड़की की अपब्रिंगिंग क्या है, किस तरह से ये हमारी आर्मी के लिए बोल रही है, ये किसने इसको ये पाठ पढ़ाया है, कहीं ब्रेन वॉश किया गया है, क्या हुआ है? सर, इस तरह के यूथ के लिए मैं चाहती हूँ आप एक जबरदस्त जी, एक मैसेज दें। जी। देखिए ये बड़ी दुखद घटना थी जो ये जी। जंतर मंतर पे देखी गई, और ख़ासकर एक लड़की द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट, क्योंकि भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा मुक़द्दस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने न कभी रात देखी, न कभी कोई त्यौहार देखा, न कोई रविवार देखा। ठीक है, मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे बच्चों की क्या परवरिश रही होगी, क्या तरबियत रही होगी जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस यूथ को ये बताना पड़ेगा कि भाई किस तरह से भारतीय सेना जहाँ मतलब -40 डिग्री, -45 डिग्रीज़ पे रातों रात खड़े होके अगर आपको सेव कर रही है, जहाँ लोग फंस जाते हैं कि चाहे वो आपदा का कोई सिचुएशन हो या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो या कहीं एवलांच आ जाए या कोई डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन हो जाए, सबसे पहले सैनिक वहाँ पहुँचता है। जी। तो आज जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो यकीनन ये यूथ जो है इसको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए सेना, जब अभी आपने गुलमर्ग में देखा था जब वो गंडोला एक्सीडेंट हुआ था, तो बिल्कुल। एक कर्नल साहब जिनकी एज 40 वर्ष थी, मतलब वो खुद इतनी हाइट पे जाके उन्होंने लोगों को सेव किया।
जी जब लोगों को वहाँ से बचा के कहीं आप फंस जाते हैं तब सेना आपको बचा के लाती है। जी तो ऐसे बच्चों के लिए इनको, मुझे तो लगता है कि इनको पकड़ के इनकी इस तरह से ग्रूमिंग करनी चाहिए। बहुत खासकर जरूरी। पेरेंट्स को भी ये बताना चाहिए कि किस तरह से आपके बच्चे दरबदर हो रहे हैं, किस तरह से वो गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि सेना ने आज तक भारत का हमेशा सर ऊपर रहा है। जी सेना भारत के एक सिरमौर ऑर्गेनाइजेशन है और बिल्कुल ऐसे बच्चों को बताना चाहिए कि भाई कैसे आप देश का नहीं, एक सैनिक का भी तिरस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आप इस बात को बोलने के लिए गुमराह हो गए, कल को तो आप अपने देश को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए भी गुमराह हो सकते बिल्कुल। हैं। तो ऐसे बच्चों को तो बहुत अच्छा लेसन देना बहुत ज़रूरी है, जी, जो मैं भी फ़ील जी, करती जी। हूँ। सर, मैं अगर आपसे पूछूँ कि कोई 5 चीज़ें ऐसी जिन्हें आप कहेंगे कि अपने फ़ोन से तुरंत बंद कर देनी चाहिए जी। हर इंसान को, क्या होंगी ऐसी? नहीं, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपके फ़ॉरेन जो आपके मतलब वो हैं ऐप्स हैं, उनको डिलीट करना चाहिए। अच्छा। या दूसरा मतलब एक इस तरह की प्राइवेसी इसमें मतलब वो सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि क्या कंटेंट हमें देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। हुँ, दुश्मन, जैसे आपने पहले भी पूछा था कि दुश्मन इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जहां वो आपके दे आर प्लेइंग विद योर माइंड। तो वो बिल्कुल। बच्चों के अंदर इस तरह का वायरस या इस तरह का वो उनके दिमाग में ऐसी धारणा या सोच बिठाना चाहता है। तो वो ऐसे जो कंटेंट है उनको एकदम वो होना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी ए टोटल स्क्रीनिंग ऑफ व्हाट मटेरियल यू आर सीइंग। अगर इस तरह के लोग कोई पकड़े जाते हैं तो उन पे त्वरित एक्शन होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। जी। अमेजिंग, वंडरफुल सर। सर, ये बातें आई होप हम लोगों के सभी के काम आएँगी। जी, हमारे देश को हम एक बेटर प्लेस टू लिव लिव बना बना सकते सकते हैं। हैं। दैट्स सो ट्रू। तो सर, ये जो एआई के ज़माने में वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक वीडियोज़ जो हैं, ये भी एक तरह का खतरा है? हाँ, बिल्कुल। जी, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ वैसे कि अगर बाय चांस ये कैसे पता चल सकता है? आई मीन मेरी फेक वीडियो या कोई वॉइस से मेरे ही परिवार को अगर कोई फ़ोन आ जाता है, या तो कैसे पहचाने कि ये फेक है वॉइस या रियल है? कुछ देख इसका भी ये कुछ आर्मी में भी तो यूज़ हो जाता होगा, या कहीं कर सकते हैं? आर्मी में करते हैं, बल्कि जी, आर्मी में हमें ये ट्रेन किया जाता है जी, जी। कि अपनी लोकेशन, अपना इक्विपमेंट, अपनी जो भी मूवमेंट है उसको नहीं बताना है। जी, फैमिलीज़ को भी ट्रेन किया जाता है, क्योंकि कई पीआईओज़ जो हैं, जैसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो हैं, जी। वो वॉइस क्लोन करके वो आपको इस तरह की खबर करेंगे या फ़ोन करेंगे। तो सबसे पहले ये रहता है कि आप ऐसे जो इन्फॉर्मेशन आती है, पहली बात, कोई इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं करनी है। उससे ये बोलना है कि ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा। एंड देन राइट। यू कैन कॉल हिम ऑन ए लैंडलाइन और ए डिफरेंट नंबर। देन यू विल नो, उसकी बाद आपको आइडेंटिटी पता लगेगी। तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना है ऐसे मतलब कोई भी अगर वंडरफुल। इंटेलिजेंस या जी। पूछ रहा है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे देनी चाहिए। अगर आपको उसका अधिकार है इन्फॉर्मेशन का, तभी आपसे शेयर करनी चाहिए। ये नहीं अक्रॉस द बोर्ड आप सबसे बातें शेयर कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी वो जैसे फ़ौज में एक रूल होता है कि साहब हर एक ऑर्डर की मियाद 48 घंटे होती है, या तो उसको रिन्यू कराया जाए, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। तो हमें इसको लोगों में उसमें ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी, जी। इंक्लूडिंग फैमिलीज़। सर, आप लोगों की हर बात में एक कामनेस है। जैसे आपने बोला कि पहले उसको आइडेंटिफ़ाई करो, आप टाइम देते हैं कि 48 आवर्स बाद जवाब देना, कि अभी हम बताते हैं, जैसे आपने बताया। तो उसी तरह से सर, जब आपके सामने मौत भी खड़ी होती है कई बार, तब भी आर्मी ऑफिसर इतना काम कैसे रहता है? इट्स नॉट ईज़ी। Yeah, it's not easy. Yeah, you're right, because you see, जो हमारी ट्रेनिंग होती है जी, उसमें 2 या 3 चीज़ों पे बहुत जोर दिया जाता है। पहली बात, रेजिमेंटेशन, जी। क्योंकि आपके लिए जो आपकी पलटन है, जो रेजिमेंट है, जिस परचम के नीचे आप युद्ध लड़ रहे हैं, वो सर्वोपरि है। दूसरा, आपके लिए जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी बहुत अहमियत है। बिल्कुल। Yeah, because their safety and honor is very, very important. यस। And सरकार आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि देखिए आपके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है। आपको जो लड़ाई है या जो ऑपरेशन है उसको प्लान भी करना है, जी। आपको ऑर्डर्स भी देने हैं,
आपको सिचुएशन को असेस भी करना है बिल्कुल और जी, आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव भी करना है। बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो यू हैव टू बी काम, कूल एंड कलेक्टेड। अगर आप पैनिक करेंगे तो आपको जो आपके सैनिक हैं उनका ट्रस्ट एग्जैक्टली, आपके ऊपर बात चला वही जाएगा। है या सो आपको इस तरह से ट्रेन किया जाता है दैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस यू हैव टू रिमेन कलेक्टेड, कॉन्फिडेंट एंड कूल। यस। और यही एक मेरे को लगता है एक कोई भी आर्मी ऑफिसर की जीत होती है इसमें। बिल्कुल। सो सर, मेरे फिर से कारगिल पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जो वो कारगिल में जीत का टाइम आता जा रहा था, तो वो टाइम कैसा था और जब जश्न कैसे मनाया गया था जीत का? देखिए करीब 12 जुलाई को मैंने आपको बताया कि तोलोलिंग की जो पहाड़ी थी उस पे हमने मतलब कैप्चर किया और तोलोलिंग पे इतनी बोफोर्स से फायर किया कि वो पूरी पहाड़ी काली हो गई थी, इतना फायर किया था। और उसके बाद करीब 17 जुलाई को खालूबार और जो बाकी के सेक्टर थे, चाहे वो हनीफुद्दीन सेक्टर हो या एसएसएन हो, सब जगह फिर भारत की सेना को कामयाबी मिलती रही। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब एयरफोर्स ने मुंथो ढालो, जो उनका लॉजिस्टिक बेस था, उस पर अटैक किया। जी। और जैसे ही अटैक किया तो पाकिस्तान की कमर टूट गई। तो हम्म। उनके जो जितने भी उनके लॉजिस्टिक्स थे, खाने पीने की चीज़ें थी, वो सब ख़त्म हो गई। जब कई पाकिस्तानी सैनिकों का पोस्टमार्टम किया, तब उनको, जब जिनकी लाशें वो लेके नहीं गए, तब उनके पेट में से घास निकली। ओ, तो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने सैनिकों को मतलब इस कदर या ऐसा ट्रीटमेंट दे सकता है जिसकी कल्पना भारत में कभी की ही नहीं जा सकती। भारत ने तो मतलब मैं कारगिल का हिस्सा रहा हूँ, वहाँ जो पाकिस्तानी सैनिक जो अनक्लेम बॉडी थी, उनको भी ससम्मान हमने उनको दफनाया और बहुत उनको वो इज्जत दी। तो बिल्कुल। ये जो उन्होंने तो एक्सेप्ट करने उन्होंने से तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया, आइडेंटिटी कि कार्ड हमने दिखाए, हाँ, उन उन्होंने कहा कि ये है ये ही नहीं। हमारे हैं ही नहीं सैनिक। हमने बिल उनको इतने डोजियर्स दिए कि ये आपके सैनिक हैं, आप ले जाइए इन्हें। जी। लेकिन उन्होंने, और उसी से जो पाकिस्तान आर्मी है उसका मोराल टूटा। ओह गॉड! जी। और इंडिया की वो जो जीत थी ना, वो वो जीत थी 26 जुलाई का, मुझे याद है जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ हाँ तो जी, लोगों ने काफ़ी जश्न मनाया गया। बिल्कुल, एंड पूरे देश में पूरे जश्न देश ने मनाया जश्न गया। मनाया गया और ये बिल्कुल। काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन था। सो सर, आज के टाइम में आप अपने देश को क्या सर्विसेज दे रहे हैं अपनी? देखिए, मैं अभी रिटायरमेंट के बाद एक कैरियर नेविगेटर्स है, जो एक संस्था मैं चलाता हूँ, जिसका सृजन मेरे फादर ने किया था, जनरल पुरुषोत्तम दत्ता। तो ओके। उन्होंने उसको किया था। इसमें हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम ऑफिसर्स इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, फॉर अच्छा। कंबाइंड डिफेंसेस, फॉर एयरफोर्स एंड फॉर नेवल एकेडमी के लिए। मैं इनको एसएसबी इंटरव्यूज़ की भी तैयारी कराता हूँ और यूपीएससी के इंटरव्यूज़ के लिए भी बच्चों को मैं तैयार कराता हूँ। बहुत और शहीदों के बच्चे जो हैं या उनके वार्ड्स हैं, उनके लिए निःशुल्क है ये। अरे वो वाह! आके वहाँ पूरी ट्रेनिंग कर सकते हैं और उनको, और कई बच्चे कामयाब भी हुए हैं जो आज भारतीय सेना में बतौर ऑफिसर अपॉइंटेड हैं। बहुत जी। खूब। ये तो बहुत, आप जी। अभी भी अपनी पूरी जी। सेवा दे रहे हैं, जी। पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आप निःशुल्क भी पढ़ा जी। रहे हैं। जी। दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल सर। आप पेरेंट्स को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों को किस तरह से मेंटली स्ट्रांग बनाएं? आजकल बच्चे इमोशनली बहुत जल्दी टूट रहे हैं। या जैसे जो सुसाइड केसेस भी होते हैं, अदरवाइज भी बच्चे अगर कहीं पर ज़रा सक्सेस नहीं मिली, टूट जाते हैं। जबकि बच्चों को पता होना चाहिए दिस इज़ नॉट द एंड, या और ये चीज़ पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, किस तरह से वो उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें। देखिए, सबसे बड़ा चेंज जो आया है नई जनरेशन में, क्योंकि नई जनरेशन काफ़ी इंटेलिजेंट है, रिसोर्सफुल है, लेकिन दो तीन चीज़ों की कमी है। पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा कि फिज़िकली स्ट्रांग इन बच्चों को होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो हर पेरेंट को ये कहूँगा कि 2 घंटे ज़रूर बच्चों से आप इंसिस्ट करिए कि वो 1 घंटा मतलब अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें और 1 घंटा वो अपने मतलब सोसाइटी की तरफ ध्यान दें। कोई भी छोटा-मोटा कार्य उनको बताना चाहिए कि चाहे कहीं गार्बेज कलेक्शन है या कहीं ट्री यस। प्लांटेशन है या कोई मतलब छोटे से छोटा काम भी आप कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, वो होना चाहिए। सर, मैं तो कहती हूँ कि उनके लिए डे फिक्स्ड होने चाहिए कुछ बच्चों के लिए, कि आज हमें अपनी शहर की सफाई करनी है। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिकॉज़ यस आप ये देखिए जापान इतना एडवांस देश है, वहाँ बच्चे खुद अपने क्लासरूम्स को साफ करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है? हाँ तो इस तरह की जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस है, इंक्लूसिवनेस है, जी वो भारत पे आनी चाहिए। एंड बहुत सबसे खूब बड़ी चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है यूथ में कि नहीं सर आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि जो कुछ आपने करना है, यू हैव टू डू इट नाउ बिकॉज़ बिल्कुल टुमारो द डायनामिक्स विल बी टोटली डिफरेंट। ये हम पेरेंट्स ही सिखा या सकते हैं अपने पेरेंट्स बच्चों को बहुत खूब और इसके लिए हमें अपने आप अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा बिल्कुल, सर या पहले अगर हम अपना काम कर रहे हैं टाइम से बच्चे देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही दैट्स हैं ट्रू, बिल्कुल तो सर ये डिसिप्लिन पैदा होता है या सिखाया जाता है कई बच्चों में अपने आप ही बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं और या या पेरेंट्स से ही सीख सकते हैं नहीं, पेरेंट्स और टीचर्स इन दो टीचर्स या लोगों का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। जी और बच्चे की जो ग्रोथ होती है, आप देखिए इसीलिए 5 साल फिक्स की गई है बच्चे के स्कूल जाने की जो एज है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे के जो 70% फैकल्टी डेवलपमेंट होता है, वो माँ की सानिध्य में होता है। तो बिल्कुल मदर इज़ द बिगेस्ट टीचर। तो राइट जब तक पेरेंट्स का जो रिफ्लेक्शन है, वो बच्चों में सही प्रतिबिंब नहीं आएगा, तब तक बच्चा एक अच्छे कैरेक्टर का मालिक नहीं बन सकता। तो उसके लिए घर से ही उसकी शिक्षा शुरू होती है। और डिसिप्लिन तो देखिए उस धनुष की तरह होता है, जिस पे वो प्रत्यंचा चढ़ी रहती है, जो रस्सी चढ़ी होती है। जब तक वो टाइट रहती है, तब तक वो हथियार है। जिस बहुत दिन वो ढीली हो गई, तो वो धनुष आपका डंडा बन जाता है। तो हम्म, वो जो प्रत्यंचा है, वो रस्सी हमारे ऊपर चढ़ी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे डिसिप्लिन के अंदर रहना है, मुझे हर चीज़, मुझे टाइमलाइन से दोस्ती करनी है। ये नहीं कि सर कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। एंड डोंट गिव चिल्ड्रन एन ईज़ी लाइफ। यस Don't give them. Let them earn it. Let them feel that, yes, how does it feel to earn those facilities, to earn those privileges and perks. वंडरफुल Yeah. सर आई होप ये टीचिंग्स काम आए जी। पेरेंट्स के भी और बच्चों के भी रियली हो आपको क्या लगता है इंडिया के यूथ में सबसे बड़ी वीकनेस क्या है आजकल के टाइम में सबसे बड़ी तो मैंने जैसे बताया, एक तो डिसिप्लिन एंड प्रोक्रास्टिनेशन। दोनों ठीक, ही है या डिसिप्लिन में वो रहना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि डिसिप्लिन इज चेन्स एंड लॉक्स। नहीं है, या डिसिप्लिन इज अ वे ऑफ लाइफ। जी दूसरा प्रोक्रास्टिनेशन, कल कर देंगे, आज करेंगे, परसों करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक वेरी है। ट्रू सो हाँ एंड दीज ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, इनको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा यूथ के लिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन है या और मुझे लगता है कि कुछ जगह पर बच्चे वाकई दिल से काम कर रहे हैं या मैं अभी भी जैसे गई थी बाहर जाती हूँ मैं देखती हूँ कि देखकर अच्छा लगता है कि जिस तरह से यूथ हमारा काम कर रहा है तो खुशी होती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है कई जगह पर वो लोग इतने ज्यादा पूरा टाइम लगे हुए हैं काम को या लेकर या और कुछ पार्ट्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि वो टालना काम टाल को किसी तरह से टाल दें आज नहीं कल होगा जो बहुत ज़रूरी है बहुत क्योंकि ज़रूरी। मुझे तो रात तक अपने काम में रात को मतलब मैं लिख कर सोती हूँ और अगले दिन मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं और जब तक वो मैं काम कंप्लीट नहीं कर लेती आई डोंट स्लीप या मतलब यूथ को ये भी चीज़ पूनम जी आपसे सीखनी चाहिए कि जो आपने काम करना है, यू हैव टू हैव फ्रेंडशिप विद टाइमलाइंस। वेरी जैसे ट्रू बिकॉज जब आपको शाम को ये एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई आज मैं इतना ही काम कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। एंड देन यू मस्ट ऑलवेज फिनिश योर जॉब ऑन द सेम वेरी डे। बिल्कुल Then only you will progress because tomorrow things will be totally different. बिल्कुल अलग Yeah, हो अलग हो जाएंगी जाएंगे। एंड मेरे लिए तो वही कंटेंटमेंट की एक फीलिंग Yeah, आती है yeah, कि यस मतलब और एक समटाइम्स मैंने रात को अपनी वीडियोस बनानी होती थी लंबी लंबी वीडियोस भी बनानी होती थी आई कंप्लीटेड एट 1 o'clock yeah, मैं कभी कभी होते हैं मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं तो मैं तब अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि मुझे इतना काम करना है और करना है yeah, और ऐसा नहीं है जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो तो वो काम नहीं लगता है yeah, दिस इज सो ट्रू correct. तो मैं 1-2 बजे भी काम खत्म करके देन अपने आप को एक आई एम प्राउड Understood. ऑफ यू या यू हैव कंप्लीटेड एंड Yeah, ये जज्बा बहुत that's जरूरी true. है हम आर्मी वाला काम तो नहीं कर सकते लेकिन जो भी काम करें पूरे जज्बे के साथ करें Yeah, yeah, ये बहुत जरूरी है that's हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है सर बस हमारे यूथ में ये जज्बा बहुत जज्बा होना जरूरी है चाहिए। That's कुछ बेटरमेंट के लिए हम मिलकर भी अपनी सोसाइटी के लिए कर yeah, सकते हैं that's true. एंड वी शुड वर्क We should टुगेदर work. फॉर दिस थिंग सो सर एक क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल लीडर में कॉमन होती है कोई Yeah, ऐसी क्वालिटी yeah, punctuality and discipline.
Amazing. Yeah, it has to be because You were very punctual. I'm Yes. brutally punctual. Yes. And punctuality is not coming in time. It is your own commitment to yourself that yes, I have to Yes. reach in time. I have to Right. do this in time. So Wonderful. that is what punctuality is all about. अमेजिंग सर, एक छोटा सा रैपिड फायर करते Yeah. हैं। हर हिंदुस्तानी को किस एक फौजी के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है? कोई ऐसा फौजी? या सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और उनकी फैमिली, अम, जिन्हें 1971 में परमवीर चक्र मिला 20 साल की एज में. क्या थी सर उनकी स्टोरी? Second lef- रैपिड फायर है लेकिन Yeah, आई रियली या वांट टू सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971 में 14 नवंबर को कमीशन हुए. भारत की सबसे उम्दा यूनिट में उनको कमीशन मिला पूना हॉर्स में. अच्छा। बैटल ऑफ बसंतर चल रहा था, युद्ध समाप्त होने वाला था. बैटल ऑफ बसंतर है जहां मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला. जी जी। ये टैंक रेजिमेंट में थे. तो कर्नल हनूत सिंह सीओ हुआ करते थे, जिन्हें वो भी एक बहुत महान जनरल रहे फौज के. जी। जब इनको ये बोला गया कि आप बेस में रहेंगे, आप लड़ाई में नहीं जाएंगे क्योंकि आप अभी एकेडमी से आए हैं, तो वो उनके दिल में काफ़ी मतलब निराशा हुई. और वो एक दिन रुंधे हुए गले से सीओ के पास गए कि सर मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा कि यंगस्टर यू हैव जस्ट कम, तुम्हारा एक्सपोजर है नहीं टैंक टेक्नोलॉजी के बारे में. तो उन्होंने कहा नहीं सर, बट स्टिल आई वांट टू गो. तो उन्होंने उनके लिए एक काडर बनाया गया और उसको ट्रेन किया गया. और जब पूना हॉर्स को ये टास्क दिया कि आपको बसंतर पे हमला करना है, और पूरे दुश्मन ने पूरे माइंस बिछा रखे थे, गोला बारूद, जिससे टैंक की कैजुअलिटीज़ होंगी. इंजीनियर ऑफिसर ने बताया कि सर हमारे टैंक क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सारे बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं दुश्मन ने. कर्नल हनूत सिंह जो सीओ थे, वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, उन्होंने ये कहा कि आई डोंट माइंड कैजुअलिटीज़, लेकिन इफ पूना हॉर्स डज नॉट मूव अहेड टुडे, द पोस्टैरिटी विल नेवर फॉरगिव यू, क्योंकि आने वाली नस्ल आपको कभी माफ़ नहीं करेगी. और मेरे ये हुक्म है कि 1 इंच कोई टैंक पीछे नहीं जाएगा. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 4 टैंक बर्बाद किए दुश्मन के. 5वें टैंक पे वो कर रहे थे तो एक गोला उनके टैंक पे आके गिरा. वो बुरी तरह जख्मी हुए, पूरा टैंक जल गया. उनके ड्राइवर ने बोला कि सर मैं टैंक थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, आपके लिए थोड़ी सी चाय बना देता हूँ. उन्होंने कहा कि अभी टैंक की चेन खराब हुई है, बोगी व्हील खराब हुआ है, टैंक की गन फायर कर रही है, कीप फायरिंग, और टैंक 1 इंच पीछे नहीं जाएगा. और वही, क्योंकि सीओ साहब के आदेश है, और वही उन्होंने वीरगति प्राप्त हुई. तो इस तरह का कमिटमेंट. और उनके फादर ब्रिगेडियर खेत्रपाल, जब उनको पाकिस्तान बुलाया गया, तो जिस मेजर ने वो गोला दागा था पाकिस्तान आर्मी से, वो उस समय ब्रिगेडियर बन चुके थे. उन्होंने जब बुलाया तब उन्होंने कहा कि सर आई एम द पर्सन हु किल्ड योर सन इन द बैटल, बट योर सन फॉट वेरी ब्रेवली. तो सोल्जरिंग ये कहती है, जब उनकी माँ ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए उस आदमी से मिलने, उन्होंने कहा वो भी एक सोल्जर था जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, मेरा बेटा भी सोल्जर था जो अपने देश के लिए शहीद हुआ. सोल्जरिंग में एवरीथिंग इज ओके, एंड ही वेंट देयर. तो मुझे लगता है कि हर यंगस्टर को उनके बारे में पढ़ना चाहिए और उनको रोल मॉडल बनाना चाहिए. बहुत खूब, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. और ये बात तो सच है कि जैसे बोला जाता है कि लव और वॉर में सब कुछ पॉसिबल है, एनीथिंग कैन बी डन. या अमेजिंग सर. सर आपकी कोई एक आदत जिसने आपकी लाइफ बदल दी? देखिए, सबसे बड़ी ये है कि डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी एंड माय लव फॉर यूनिफॉर्म, because I come from a family which has given the maximum army officers, 17 army officers to the nation. True. So my love for uniform, and I have really worked very hard, and I have achieved. And अगर अगला जन्म भी मिलेगा तो I would like to become an army officer. Amazing sir, amazing. So अगर सर आप सबके फोन से एक ऐप हटानी हो तो वो कौन सी होगी और क्यों? टिकटॉक. बिकॉज क्योंकि ये बड़ा टाइम वेस्ट करती है लोगों का. ओके. सो साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमें किस देश से सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा चाइना है जी. पाकिस्तान एडवर्सरी है लेकिन इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन चाइना इंडिया को राइवल के रूप में देख रहा है.
उसने इस तरह के ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं कि हर इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच रही है। जी। तो हमें थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम किस तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के गैजेटरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइना भारत को एक राइवल के रूप में देखता है और अगली सदी एशिया की सदी है जिस पे दो ही शक्तियां उभर के आएंगी, चाइना और इंडिया। वाह। जी। तो हमें चाइना से सतर्क रहना रहना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ व्हाट्सएप नहीं है, हाँ जी, वहाँ पर ये इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कुछ बैंड बैंड है। है। जी। और वहाँ भी जो वहाँ का यूथ भी है बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहा बहुत है। मेहनत कुछ करता है। चीज़ें हमें उनसे भी सीखनी चाहिए बिल्कुल और इस जगह पर हमें सतर्क रहना सतर्क चाहिए। रहना। राइट। सर, कारगिल वॉर में ऐसी कौन सी आपको सीख मिली जो हर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या ये कहें कि हर इंसान को अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ब्लाइंडली अपनी अचीवमेंट्स पे या सक्सेस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैर ज़मीन पे रखने चाहिए जी। और यही कारगिल में हुआ। इंटेलिजेंस फेलियर था भारत के द्वारा और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। भुगत लेकिन ये जी। है कि भारत की जो सेना का अदम्य साहस था उसकी वजह से हम उन चोटियों को दोबारा प्राप्त कर सके। लेकिन हर एक आदमी को ये रहना चाहिए कि सक्सेस अचीव करना तो आसान है, लेकिन उसको पकड़ के रखना, उसको मेंटेन करना, वो बहुत लाजमी है। बहुत सारा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर आपकी लाइफ पर एक मूवी बने तो आपका किरदार कौन-सा एक्टर निभा सकता है बेस्ट? देखिए, मैं अक्षय से काफ़ी मैं अक्षय कुमार का ही नाम लेना चाह रही थी। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ क्योंकि वो भी जी। बड़े डिसिप्लिन्ड ओह और यस, बड़े पंक्चुअल वेरी है। डिसिप्लिन्ड एंड या वो खुद इन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस नहीं करते, वो औरों से भी ये तवक्को करते हैं, उम्मीद बिल्कुल, करते हैं कि वो भी करें। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो इस किरदार को अच्छा निभा पाएंगे। अमेजिंग। जी। हम दोनों ने सेम बात सोची थी। वाओ। अगर 1 मिनट के लिए, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट के लिए हमारे देश का युवा आपको सुन रहा हो तो एक मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। और हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा दिया है लोगों के ऊपर, क्योंकि आजकल जिस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो वी रिक्वायर ए हेल्दी नेशन, अ यंग नेशन बिल्कुल एंड अ सही। पर्सन हू आर डायनामिक। बिल्कुल सही। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और बहुत ज़रूरी है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और व्यस्त रहिए। व्यस्त रहिए। जी। तीनों चीज़ें जी। ज़रूरी हैं। बहुत खूब, सर, बहुत खूब। सर, आज आपसे बात थैंक करके यू। इतना अच्छा लगा। मैं ये कहती हूँ हमेशा कि मज़ा आ गया। मज़ा नहीं आया सर, मैंने कितनी बार प्राउड फ़ील किया कि आप दिल से दिल की बातें के इस मंच पर हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लाना, आपसे इतना सब कुछ जानना, ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी था और ये हमारी तरफ से हमारी ऑडियंस को भी 15 अगस्त की एक खूबसूरत भेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें। ये अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आई नो आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू। मच सर थैंक फॉर यू। गिविंग योर सच वैल्यूएबल टाइम। और इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और खूबसूरत हस्ती के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।